हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं फैक्ट एग्जाम 2024 का फॉरेंसिक साइकोलॉजी का पेपर, जिसके अंदर दो पार्ट्स है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज रिलेटेड टू फॉरेंसिक एप्टीट्यूड। सेक्शन ए के अंदर हमारे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और उन 50 के 50 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिसिप्लिन of forensic science involves the study of insects for legal purposes। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स की स्टडी को हम लीगल पर्पस के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। उस डिसिप्लिन, फॉरेंसिक साइंस को, उस डिसिप्लिन को क्या कहेंगे। बहुत बार बहुत जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको तो अब रट लो अच्छे से। एंड ऑप्शंस क्या आपके पास, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ। फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स में हम कौन सा चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या आपके पास, ब्लड स्टेन पैटर्न, फायर आर्म्स, एम्यूनिशन एंड गनशॉट रेजिड्यू, handwriting and document authenticity या skeletal remains for identification। So correct options का option number B है, that is firearms, ammunition and gunshot residues। Next question number 3rd, for examination of diatom sample। जब हमें diatoms के samples को हम study कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो हम इनमें से कहाँ पर जो है diatoms जो रहेंगे उनका हम सैंपल लेंगे। ऑप्शन क्या है आपके पास, बोन मैरो, ब्लड, टिश्यू या एपिथेलियल सेल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज बोन मैरो। तो जो बोन मैरो होता है आपका, वहां से हम अगर सैंपल लेते हैं, स्पेशली फीमर, जो फीमर रीजन होता है, FEMUR फीमर, और जो स्टर्नम से हमको डायटम्स के जो सैंपल मिलते हैं वो मोस्ट रिलायबल सैंपल होते हैं, क्योंकि एक तो डीप इनसाइड द बॉडी मिलेंगे वो आपको, डीप इनसाइड द बॉडी, तो कंटेमिनेशन का खतरा कम रहता है। तो ये आउटसाइड के जो कंटेमिनेशन होता है उससे जो आफ्टर डेथ जो कंटेमिनेशन हमें देखने को मिलता है वो इन बॉडी पार्ट से अगर हम सैंपल को लेते हैं तो कंटेमिनेशन जो है वो थोड़ा हमें कम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड इंडिविजुअल स्पेसिफिक एविडेंस। इंडिविजुअल स्पेसिफिक एविडेंस इनमें से किन को कंसिडर किया जाएगा, मतलब जो वेरी नहीं करता है, हर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का अलग होता है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, पेंट, सॉइल, ब्लड या DNA। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज DNA। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द साइंस विच डील्स विद द फ्लाइट बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। यही सेम क्वेश्चन हमसे ऊपर भी पूछा गया था, थोड़ा घुमा के अब पूछ लिया गया है। कौन सी साइंस है जो, मतलब फॉरेंसिक साइंस का कौन सा डिवीजन है जो फ्लाइट बिहेवियर और प्रोजेक्टाइल मोशंस के इफेक्ट को देखती है। एंड ऑप्शंस क्या है, लिथोडायनामिक्स, बैलिस्टिक्स, एरोडायनामिक या एरोलॉजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैलिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज एस्टेब्लिश्ड इन। पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो वर्ल्ड का, ध्यान रखना है आपको, वर्ल्ड का पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहां पर एस्टेब्लिश किया गया था। एंड ऑप्शंस हैं आपके पास, USA, UK, इंडिया या चाइना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। और अगर मैं इंडिया में भी स्पेसिफिक बोलूं तो कैलकाटा में, इन द ईयर जुलाई 1897 में। ठीक है, यहां पर पहला वर्ल्ड का फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 is universal affirmative proposition distributes। तो पहले हम समझ लेते हैं कि universal affirmative proposition होता क्या है। ऐसे स्टेटमेंट जहां पर आप सब पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे all humans are immortal,
तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होंगे वो आपके यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन के अंदर आएंगे, जहां पर हम ऑल वर्ड यूज कर रहे हैं कि सभी ह्यूमन जो है इमोर्टल हैं, सभी इंसान को जो है एक न एक दिन मरना ही है, कोई भी जो है मोर्टल नहीं है, अमर नहीं है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि हम जो है होल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक पार्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस रहता है वो सब्जेक्ट पर रहता है, प्रेडिकेट पर रहता है, दोनों पर रहता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर, या फिर ना ही सब्जेक्ट पर रहता है ना ही प्रेडिकेट पर रहता है। तो यहाँ पर हम किस पर फोकस कर रहे हैं? तो बाद की बात जो है इमोर्टल है जो भी है वो हमें उससे ज्यादा कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये चीज जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, ऑल दिस पर्सन, है ना। तो हम फोकस किस पे कर रहे हैं? सब्जेक्ट पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज ए, सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है क्योंकि ऑप्शन देखेंगे, इट फैसिलिटेट्स कोहेसिवनेस इन सोसाइटी। इसकी वजह से, ऑनेस्टी की वजह से सोसाइटी में कोहेसिवनेस देखने को मिलता है, आपस में भाईचारा, बंधुत्व, ये सब देखने को मिलता है। या इट लीड्स टू रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा कि भाई ये पर्सन जो है ऑनेस्टी रखता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? गॉड रिवार्ड्स दोज हु फॉलो दिस मैक्सिम। जो आप गॉड है वो जो भी इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो गॉड जो है उनको रिवॉर्ड देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? इट लीड्स टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इससे आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और स्पिरिचुअली आप जो है अवेकन हो जाओगे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सोसाइटी में आपको कोहेसिवनेस जो है वो मिलेगी अगर ऑनेस्टली लोग एक दूसरे से सभी चीजों में रहेंगे, तो लोगों का आपस में जो है जुड़ाव बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्लास इज ब्रिटल। ग्लास जो है ब्रिटल है एंड दिस सब्सटेंस इज नॉट ब्रिटल। ये दो आपको स्टेटमेंट दे दिए हैं कि ग्लास ब्रिटल है और अब जो सब्सटेंस है वो ब्रिटल नहीं है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दिस सब्सटेंस इज नॉट ग्लास, क्योंकि हमें क्या बोला कि ग्लास जो होगा वो तो ब्रिटल होगा और ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये ब्रिटल नहीं है। इसका मतलब कि ये सब्सटेंस जो है वो ग्लास नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है? इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू, इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली फॉल्स, इफ द इन्फरेंस इज प्रोबेबली फॉल्स और ट्रू, इफ द इन्फरेंस कैन नॉट बी ड्रॉन। तो दो चारों ऑप्शन में आपको क्या बोला? पहला बोला गया कि जो पहला इन्फ्रेंस है, जो इन्फ्रेंस है फर्स्ट ऑप्शन में जो आपको बोला गया कि इन्फ्रेंस जो हमने निकाला है कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है वो ग्लास नहीं है क्योंकि ये ब्रिटल नहीं है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखो, डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं हो सकता क्योंकि पहला सेंटेंस हमें दे रखा है कि ग्लास जो है वो ब्रिटल है, ठीक है, लेकिन ये जो सब्सटेंस है वो ब्रिटल नहीं है, तो डेफिनेटली फॉल्स तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखो, इफ द इन्फरेंस इज प्रोबेबली फॉल्स और ट्रू, दोनों हो सकता है, फॉल्स या ट्रू, ऐसा है नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? इफ द इन्फरेंस कैन नॉट बी ड्रॉन, आप इन्फरेंस ड्रॉ कर ही नहीं पा रहे हो इन दो सेंटेंस से, आप कोई जो निचोड़ जो निकलता है वो नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जब आप कोई सेंटेंस बोलते हो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि आपने ये ऐसे बोला इसलिए मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे तरीके के जो सेंटेंस होता है वो आर्ग्यूमेंट में आते हैं। अब ऑप्शन देखो, इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है, टुमारो विल बी वेंसडे, तो कल वेंसडे होगा। क्या ये आर्ग्यूमेंट में आता है? अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेंसडे होगा, क्या ये आर्ग्यूमेंट में आता है? नहीं आता। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सिंस टुडे इज ट्यूसडे, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो कल वेंसडे होगा। यहां पर आपको आर्ग्यूमेंट की झलक दिख रही है, सिंस जो वर्ड आ गया उसकी वजह से, ठीक है। सी ऑप्शन तो किसी कीमत पर भी, अगर आपको देखना है ना आर्ग्यूमेंट वाला सेंटेंस, तो ऑप्शन सी में देखो, राम इंसल्टेड मी, राम ने मेरा इंसल्ट किया
सो आई पंच्ड हिम इन द नोज, इसलिए मैंने उसके नाक पर पंच मारा। यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ पर वो जो राम है वो अपने एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है कि भाई मेरी इंसल्ट करी है इसलिए मैंने उसके नाक पे पंच मारा है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर डी देखो, राम इज नॉट एट होम सो ही मस्ट हैव गॉन टू टाउन। ठीक है, देखो राम घर पर तो है नहीं, तो पक्का वो टाउन में गया होगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया, हमारा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया इज फेसिंग कॉन्टिन्यूस मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। इंडिया जो है कॉन्टिन्यूस मिलिट्री थ्रेट्स उसको मिल रहे हैं उसके नेबरिंग कंट्री से। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए, दो ऑप्शन दे दिए। इंडिया शुड स्ट्रेंथन मिलिट्री प्रेजेंस एट द बॉर्डर, इंडिया को अपने बॉर्डर पर मिलिट्री प्रेजेंस रखना चाहिए। सेकेंड, इंडिया शुड एंगेज इट्स नेबर्स इनटू सीरियस डायलॉग, इंडिया को अपने नेबर्स के साथ एक सीरियस डायलॉग रखना चाहिए। अब जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं कि पहला एक्शन ही फॉलो करना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है कि दूसरा एक्शन फॉलो करना चाहिए, सी जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि आपको दोनों एक्शन फॉलो करने चाहिए, एक्शन 1 भी फॉलो करना चाहिए एंड एक्शन 2 भी फॉलो करना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ना ही आपको एक्शन नंबर 1 फॉलो करना चाहिए, ना ही आपको ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, आपको दोनों ही एक्शन फॉलो करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाज इंटरोगेटिंग 5 ऑफेंडर्स, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो 5 ऑफेंडर्स को इंटरोगेट कर रहा था, ए बी सी डी और ई को क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअल में कल्प्रिट है कौन, दोषी है कौन। तो उसने इन स्टेटमेंट्स को समराइज किया। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ए इट वाज नॉट ई, ई नहीं था, बी था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ई नहीं था एंड बी था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सी नहीं था और ई भी नहीं था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ई तो था, ए नहीं था। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है सी था और बी भी था। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, इट वॉज डी, इट वॉज नॉट ए। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब 5 ऑफेंडर जो हैं, ये जो ए बी सी डी करके ये ऑफेंडर्स हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। ईच टोल्ड एग्जैक्टली 1 लाइन। अब कैच जो है आपका यहाँ पर है कि इन्होंने स्टेटमेंट तो दिए हैं लेकिन इनमें से इन्होंने 2 मतलब हर एक पर्सन ने, हर एक ऑफेंडर ने 2 बातें बोली हैं कि ये या तो ये है या तो ये नहीं है, या ये है ये भी है ना। तो दो लोगों को इंक्लूड किया हुआ है। तो अब 2 बातें जो इसने बोली हैं हर एक पर्सन ने, उनमें से कोई एक बात सही है और दूसरी बात जो है वो गलत है। ठीक है, तो अब हमें इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके बताना है हु इज द एक्चुअल क्रिमिनल, कि एक्चुअल क्रिमिनल है कौन। तो अब हम इसके स्ट्रैटेजी को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि ए को अगर हम मान रहे हैं कि ए जो है वो कल्प्रिट है, तो अब ए के सबसे पहले हम सबके स्टेटमेंट देखेंगे। ए ने बोला कि ई नहीं था, बी था। और हमने एक चीज और यहाँ पर देखी, इनमें से जो उन्होंने 2 बातें बोली उनमें से एक जो है वो झूठ है। अब देखो ई तो नहीं था, ये बात तो ट्रू है ना, ई नहीं था, जो ए के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ई नहीं था। ठीक है, तो ई नहीं था क्योंकि हमने क्या एज्यूम करा, ए कल्प्रिट है, तो ई नहीं था, ये बात तो सही हो गई। फिर उसके बाद उसने बोला बी कल्प्रिट था। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि उनमें से एक बात गलत है। अब बी कल्प्रिट था, ये बात तो गलत हो गई ना, क्योंकि हमने तो माना है कि ए कल्प्रिट था, तो इसका मतलब ये बी वाली बात जो है गलत है। अब यहाँ पर देखो ये 2 कंडीशन जो हमने रखी थी कि 2 बातों में से एक सही होगी और एक गलत होगी, तो देखो ये तो फुलफिल कर रहा है, एक बात सही है एक बात गलत है, तो यानी कि पहला पार्ट जो है ए ने जो बोला है वो सही है। अब बी का स्टेटमेंट चेक करते हैं। अगर हम मान के चल रहे हैं ए ऑफेंडर है तो बी का स्टेटमेंट अब हम चेक करते हैं। बी ने क्या बोला कि सी ऑफेंडर नहीं था, तो सी ऑफेंडर नहीं था क्योंकि हमने तो ए को माना हुआ है,
ये बात तो सही है। अब ये कह रहे हैं कि ई भी ऑफेंडर नहीं था, तो ये तो दोबारा फिर से बात सही हो गई, क्योंकि ऑफेंडर तो ए है ना, तो ये बात तो सही हो गई कि ई भी कल्प्रिट नहीं है और सी भी कल्प्रिट नहीं है, तो ये दोनों हो गए ट्रू। अब क्या ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि एक बात ट्रू होनी चाहिए, एक फॉल्स होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि तो दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट होगा, तो इसको हम करेंगे कैंसिल, यानी हमारा ऑफेंडर ए तो नहीं है। अब हम मान के चलते हैं कि बी को ऑफेंडर मान ले, तो बी के अगर हम ऑफेंडर मानते हैं तो ए का स्टेटमेंट अब चेक करो कि ई तो नहीं था, ई नहीं था, तो ये बात तो सही है। फिर उसने बोला कि बी था, बी ऑफेंडर था, और हमने अपने स्टेटमेंट में भी मान के चले हैं कि बी जो है ऑफेंडर था, तो यानी कि ये बात तो फिर से सच हो गई। तो यानी कि दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और क्या ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि एक झूठ होना चाहिए, एक सच होना चाहिए? तो ये अगेन जो है फिट नहीं बैठ रहा, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं बैठ रहा। अब हम सी, अगर हम मान लेते हैं कि सी जो है, सी ऑफेंडर था, ठीक है, सी अगर ऑफेंडर है तो ए का स्टेटमेंट क्या है कि ई ऑफेंडर नहीं था, ये बात तो सच है, ये तो ऑफेंडर नहीं था। उसने बोला बी ऑफेंडर था, बट हमारे अकॉर्डिंग तो सी ऑफेंडर है, तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है सही बैठता है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, एक ट्रू एक फॉल्स, बिल्कुल कर रहा है। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, जहां पे हमने माना कि सी ऑफेंडर है। अब बी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज को चेक करते हैं। इसने बोला सी ऑफेंडर नहीं है, बट हमारे अकॉर्डिंग तो सी ऑफेंडर है, तो यानी कि ये क्या हो गया, फॉल्स। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसने बोला ई ऑफेंडर नहीं है, नहीं है क्योंकि भाई हमने तो सी को ऑफेंडर माना है, तो ये हो गया ट्रू। तो क्या अभी हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि एक ट्रू होना चाहिए, एक फॉल्स होना चाहिए? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू। अब सी का स्टेटमेंट चेक करते हैं। इसने बोला ई था बट ए नहीं था। ई था, ई कैसे हो सकता है जब हमने सी को माना हुआ ऑफेंडर? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है जी। फिर इसने बोला ए नहीं था, ए नहीं था, ये बात तो सही है क्योंकि सी था, हमने जो एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग तो सी था, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डी ने जो स्टेटमेंट दिया कि सी था और बी था। सी तो था क्योंकि हमने एज्यूम करा है कि सी जो है वो कल्प्रिट है, तो इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट मैच कर रही है, तो ये तो हो गया जी ट्रू। नेक्स्ट वन इज कि बी ऑफेंडर था। अब ये बात तो हो गई गलत क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो सी ऑफेंडर है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। एंड लास्ट वन, अभी तक हमारा पूरा एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स ये चला हुआ आ रहा है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब लास्ट वन जो है ई का स्टेटमेंट देखो, उसने बोला कि डी था, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो सी है। उसने बोला ए नहीं था, ए नहीं था, बात सही है क्योंकि भाई सी ऑफेंडर तो ए तो नहीं था। अब ये बात तो हो गई ट्रू। ये सारे क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल कर रहा है, ये जो है ना एग्जैक्टली वन लाइन हो रहा है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, है ना। तो ये वाला जो है ये क्राइटेरिया इसमें फुलफिल कर देगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑफेंडर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमने सी को मान लिया, अब आगे बढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सी तक ही कंक्लूजन जो है निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। हमें ये नंबर सीरीज दे रखी है, इनमें हमें गेस करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा पैटर्न के अंदर। सो फर्स्ट वी ट्राई टू एनालाइज द पैटर्न। फर्स्ट हिंट तो हमें यहीं से ही मिल जाता है कि अगर मेरा फर्स्ट नंबर 12 है तो यानी अगला नंबर जो होगा वो 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। ये पैटर्न तो हमें दिख गया। नेक्स्ट नंबर हमारा 18 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 12 को हम लेकर आ जाते हैं, यहाँ जो हमें नंबर मिला है इनटू इसको अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 18 जो कि हमारा सेकंड नंबर है। फिर हम देखेंगे 18 नंबर को हम इधर लेकर आ जाते हैं एंड 1 एंड 1.5 को अगर हम प्लस करें तो इट विल बिकम 2.5। 18 में अगर मैं 2.5 मल्टीप्लाई करूँ इट विल टर्न इनटू 45। देन मैं 45 को इधर लेके आ जाऊंगी एंड 2.5 को मैं प्लस कर दूंगी, सॉरी 1.5 को प्लस 2.5 को मैं प्लस कर दूंगी, इट विल बिकम 4। तो 45 को मैं करूंगी 4 से मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 180 एंड देन 180 और 2.5 प्लस 4 इट विल बिकम 6.5। तो 180 को मैं 6.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी,
it will become 1170. ओके, देन 1170 को अब अगेन, अब जो हमारा एक्चुअल है 4 प्लस 6.5 प्लस 4 10.5, तो हमको इसको 10.5 से मल्टीप्लाई करना है. इट विल बिकम 1285. ऑलराइट, सो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12,285. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको हिंट जो है हर एक स्टेटमेंट में दे रखा है. इंटरेस्टिंग है एंड इजी क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन क्या है, देयर आर 7 स्टूडेंट्स हैं और 7 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, है ना. तो हम यहाँ पर कहीं पर इस चीज़ को लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी. ये 7 स्टूडेंट्स हैं. अब हमें हर एक स्टेटमेंट दे रखा है. क्या क्या दे रखा है कि 3 बेंचेस हैं. इन बच्चों को, इन 7 स्टूडेंट्स को हमें 3 बेंचेस में अरेंज करना है. 1 और हमें करना है 3 बेंचेस में इनको अरेंज. ऑलराइट, तो हमें बोला गया है कि हर एक बेंच पे कम से कम 2 स्टूडेंट्स तो हमें मिलेंगे. तो हम 2 मार्किंग कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है. देन बोला गया है कि सी इज अ गर्ल स्टूडेंट, डज नॉट सिट विद ए ई एंड डी. सी जो है एक फीमेल स्टूडेंट है, तो मैं फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ. सी का हमें जेंडर पता चल गया और एक बात और पता चल गई कि सी जो है वो ए ई और डी के साथ नहीं बैठती. सी जो है वो ए ई और डी के साथ नहीं बैठती. ठीक है. सेकेंड हिंट क्या है, एफ इज़ अ बॉय. एफ जो है वो एक बॉय है और वो सिर्फ बी के साथ बैठता है. अगर एफ बॉय है तो बी जो हो जाएगी फीमेल हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि यही दोनों सिर्फ उस डेस्क पे बैठे हुए हैं और हर एक डेस्क पर एक फीमेल का होना ज़रूरी है. यहाँ पर ये बात कैच करने की है. देन ए सिट्स विद हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन बेंच 1. ए जो है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठता है बेंच 1 पे, तो ए को यहाँ बिठा देते हैं. अभी हमें नहीं पता कि इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है. देन जी सिट्स ऑन द 3rd बेंच. जी जो है 3rd बेंच पे, जी को हम 3rd बेंच पे बिठा देते हैं. ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ई जो है सी का ब्रदर है. ई जो है सी का ब्रदर है. ठीक है, यहाँ पर हमें 2 लोगों का जेंडर पता चल गया, 4 लोगों का जेंडर पता चल गया. अब हमें एक और हिंट यहाँ पर दे रखा है कि सी जो है गर्ल स्टूडेंट है और वो ए ई और डी के साथ नहीं बैठती है. और एफ जो है वो सिर्फ बॉय है. एफ जो है बॉय है और वो बी के साथ बैठता है. तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी ए और जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो एफ को नहीं बिठाया जा सकता. तो एफ जो है वो सेकंड डेस्क पे बैठेगा. एफ और जो है एफ जो है बी के साथ ही बैठेगा. तो एफ और बी की तो जगह हमारी भर गई है. ठीक है. अब सी जो है गर्ल स्टूडेंट है, वो ए ई और डी किसी के साथ नहीं बैठती. तो ए और ई और डी जो है वो हमें नहीं पता कहाँ पर है. वापस से एक बार फिर हिंट पढ़ते हैं. अब क्या क्या हमारे पास छूट रही हैं चीज़ें. देयर आर एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन ईच बेंच. हर एक बेंच पर 3 स्टूडेंट्स हैं. देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच. हर एक बेंच पर एक लड़की तो ज़रूर है. ओके. देन सी अ गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विद ए ई एंड डी. ए ई एंड डी के साथ नहीं बैठेगी, यानी कि सी जो है वो यहाँ तो नहीं बैठेगी क्योंकि ए यहाँ पे बैठ चुका है. तो यहाँ पे अब जगह किसके पास खाली है, सिर्फ जी के पास जगह खाली है. तो सी को जो है हम यहाँ बिठाएंगे. ठीक है. देन ए जो है वो फर्स्ट बेंच पे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठता है. अब यहाँ पर ए का जेंडर भी हमें पता चल गया कि ए जो है बॉय है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठता है बेंच 1 में. अब यहाँ पर डी और ई जो है 2 लोग रह गए हैं, है ना. तो ए का बेस्ट फ्रेंड डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है. तो इसको हम बिठा देंगे यहाँ पर. इसका बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेल है, उसको इधर बिठा दिया. और क्योंकि हर एक सीट पर एक फीमेल का होना कंपलसरी है, तो यहाँ पर डी बिठा देंगे और डी जो है वो हमारी फीमेल हो जाएगा. हमें सबका जेंडर पता चल गया, सबका सीटिंग अरेंजमेंट पता चल गया. फर्स्ट डेस्क पर ए डी ई, सेकेंड डेस्क पे एफ बी और थर्ड डेस्क पे है जी और सी. चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी गर्ल स्टूडेंट्स आर देयर. कितने गर्ल स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 3 गर्ल स्टूडेंट्स हैं. सी के साथ कौन बैठा हुआ है, सी के साथ बैठा हुआ है जी. यस.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। इनमें से ग्रुप ऑफ गर्ल्स बताने हमें कौन कौन सी हैं। बी, हमारे पास जो गर्ल्स का ग्रुप कौन कौन सा है, बी, सी एंड डी, ठीक है। सो बी, सी एंड डी, बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑन विच बेंच डू 3 स्टूडेंट सिट। पहले वाले बेंच में सब तीनों स्टूडेंट बैठे हुए। द जेंडर ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज नोन। कितने लोगों का हमें जेंडर पता है, तो हमें 7 के जेंडर पता है, ठीक है। ये गलत है, 6 नहीं होगा, इसका आंसर 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हमें 7 के जेंडर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इफ द मिल्क इज नॉट कोल्ड देन आई विल नॉट गो टू स्कूल एंड विल नॉट हैव डिनर, ठीक है। अब इसमें हमें करेक्ट बताना है कि क्या सेंटेंस होगा। इफ आई हैव गॉन टू स्कूल, अगर मैं स्कूल चला गया, और आई हैव नॉट हैड डिनर, और या फिर मैंने डिनर नहीं किया, तो दूध ठंडा नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। इफ आई हैव गॉन टू स्कूल, अगर मैं स्कूल गया, एंड आई हैव हैड डिनर देन द मिल्क इज कोल्ड, और मैंने अपना डिनर कर लिया, तो मिल्क जो है वो ठंडा हो जाएगा। इफ आई हैव गॉन टू स्कूल एंड आई हैव हैड नो डिनर देन द मिल्क इज कोल्ड। एंड लास्ट वन, इफ आई हैव गॉन टू स्कूल और आई हैव हैड डिनर देन द मिल्क इज कोल्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इफ आई हैव गॉन टू स्कूल एंड आई हैव हैड डिनर देन द मिल्क इज कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हैज मूव्ड द निडल ऑन विच डिबेट। जो अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है एमटीपी के ऊपर, यहाँ पर किस चीज के ऊपर बात आ गई है। एंड ऑप्शंस क्या आपके पास, चाइल्ड रेप, मैरिटल रेप, एसिड अटैक या प्रोस्टिट्यूशन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज मैरिटल रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इकोनॉमिक कम्युनलिज्म। इकोनॉमिक कम्युनलिज्म क्या होता है, डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल आर डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल लाइन्स एंड आइडियोलॉजी। अलग अलग तरीके के लोग, उनके अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, वो उस बेसिस पर डिवाइड होता है, इसे ही इकोनॉमिक कम्युनलिज्म कहते हैं क्या। नेक्स्ट इज society's beliefs divide people into different groups and lead to rivalry among each other। कि सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनकी सबकी सोच अलग होती है, जिसकी वजह से उनके बीच में आपस में मतभेद हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कम्युनलिज्म। नो। देन ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, डिफरेंस इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी लीडिंग टू फर्दर क्लैशेस। कि जो जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अलग अलग पीपल की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से फर्दर क्लैशेस होते हैं, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एमपीआई रिपोर्ट, जो नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट है 2021 की, नेशनल एमपीआई स्कोर इंडिया का क्या रहा। ऑप्शंस क्या है आपके पास, 0.119, 0.118, 0.117 है, 0.116। तो करेक्ट आंसर इसका 0.118 है, ऑप्शन नंबर बी। अभी समझ लेते हैं एमपीआई स्कोर होता क्या है। सो एमपीआई स्कोर होता है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल लेवल पर जो ओवर 100 डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनके हम पॉवर्टी लेवल चेक करते हैं कि हेल्थ में कितने पीछे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स में कितने पीछे हैं, एजुकेशन में कितने पीछे। डेवलपिंग कंट्रीज़ का पॉवर्टी लेवल चेक करते हैं इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो एमपीआई स्कोर है दैट इज़ 0.118। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्राइम एंड डेवियंस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्राइम और डेवियंस जो है दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इज फॉल्स अबाउट द कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है इन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। डेवियंस एज अ कॉन्सेप्ट इज मच ब्रॉडर देन क्राइम। डेवियंस जो है वो क्राइम के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बड़ा है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो डेवियंस का ज़्यादा ब्रॉडर है। सो दिस इज ट्रू।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डेविएंस एंड क्राइम ओवरलैप्स ऑफनली, हाँ बिल्कुल ओवरलैप करते हैं ये। डेविएंस कैन बी इंडिविजुअल एक्ट और ग्रुप एक्टिविटी, डेविएंस जो है इंडिविजुअल एक्ट भी हो सकता है या ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डेविएंस इज सैंक्शनड बाय लॉ, डेविएंस में जो है वो लॉ में मेंशन्ड है, सो इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। क्राइम जो है वो लॉ में सैंक्शनड है बट डेविएंस का, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफेंस ऑफ इंसाइटिंग डिसअफेक्शन, हार्ट्रेड और कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम किसी तरीके की हाइट्रेड फैलाते हैं या डिसअफेक्शन फैलाते हैं तो उसको किस में काउंट किया जाएगा। ऑप्शंस क्या है आपके पास, परजुरी, फॉर्जरी, सेडिशन या रिवॉल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज सेडिशन, जिसे हम देशद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी कब आई थी इंडिया में। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1986। okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस, अगर आप लॉ को इग्नोर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज इन लॉ, इज एन एक्सक्यूज इन लॉ, नो सच लीगल प्रिंसिपल इज फॉलोड इन लॉ, या पार्टली एन एक्सक्यूज इन लॉ। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज इट इज नॉट एन एक्सक्यूज इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 27, which among the following is eligible for the appointment of the chairman of NHRC in India। NHRC के जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट कौन करता है। ऑप्शंस क्या है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर अपॉइंटेड बाय, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस रूटेड इन बिलीव दैट इंडिविजुअल हु इन्फ्रिंज अबाउट द राइट ऑफ अदर्स शुड फेस कॉन्सिक्वेंसेज इज रेफर्ड टू। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है, किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज किया है तो उसे भी उस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, उसे भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। सो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इट इज़ जनरल डेटरेंस, स्पेसिफिक डेटरेंस, जस्ट पनिशमेंट या जस्ट डेजर्ट। सो ये क्या है, जस्ट डेजर्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस्ड बाय सीक्रेटली ऑब्जर्विंग अननोइंग विक्टिम्स, जब किसी विक्टिम को हम सीक्रेटली ऑब्जर्व करके सेक्सुअली एक्साइट हो रहे होते हैं, इसे क्या कहते हैं। फेटिशिज्म, पीडोफिलिया, वॉयरिज्म या बेस्टियलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज वॉयरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एन इमोशनल डिस्टर्बेंस, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है जिसमें मूड जो है चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा वाइल्ड रिलेशन हो गया, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, तो इस तरीके के डिजीज़ को क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, उस तरीके के डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर, बिहेवियर मॉडलिंग या क्लेप्टोमेनिया। सो करेक्ट ऑप्शन जो है बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर मैं क्लेप्टोमेनिया को समझाना चाहूँगी। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है कि द अर्ज ऑफ स्टीलिंग, बहुत ही रेयर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होता है ये। इसमें क्या है कि चीज़ों को चुराने का बहुत ज़्यादा मन करता है, आपको ज़रूरत भी नहीं है तब भी आपका जो है मन करता है कि मैं चीज़ों को चुराऊँ, that is kleptomania. Question number 32, what is the term for the process of assessing the mental state of a defendant at the time of the crime and their ability to participate in legal proceeding। उस टर्म को क्या कहते हैं जहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो किसी का मेंटल स्टेट चेक करती है, फॉर द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द मेंटल स्टेट ऑफ अ डिफेंडेंट, है ना, जो डिफेंडेंट होता है वो उसका मेंटल स्टेट चेक किया जाता है एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम एंड एबिलिटी टू प्रोसीड इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ऑप्शंस क्या आपके पास, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, कॉम्पिटेंसी, इवेल्युएशन, रेशियल प्रोफाइलिंग या फॉरेंसिक असेसमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर अ फॉल्स मेमोरी। फॉल्स मेमोरी के लिए टर्म कौन सा है,
क्रिएटेड अनइंटेंशनली, जो अनइंटेंशनली किसी ने अपना फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर लिया है ड्यू टू लीडिंग क्वेश्चंस और सजेस्टिव टेक्निक्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू और इंटरोगेशन। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू या इंटरोगेशन के दौरान किसी ने फॉल्स मेमोरी बना ली है, उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? हिप्नोसिस, कॉन्फेबुलेशन, डिसोशिएशन या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज कॉन्फेबुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गुड्स, सर्विसेज और मनी received for referring business to a particular individual is called। ठीक है, जब आपको किसी के गुड्स, सर्विसेज या मनी को किसी के बिजनेस को रेफर करने के लिए आपको गुड्स, सर्विसेज या मनी ऑफर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्लेकिंग, इंटरनल पे ऑफ, अपॉर्चुनिस्टिक थेफ्ट या किकबैक्स। तो दिस इज कॉल्ड किकबैक्स। इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लेते हैं कोई आपके पास सेल्स मैनेजर आता है और वो आपको कहता है मतलब मान लेते हैं कि कोई आपके पास, आप एक जो है डॉक्टर के कंपाउंडर हैं और आपके पास एक आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और वो आपको कहता है कि आप जो है डॉक्टर को मेरी दवाइयों के लिए जो है रिकमेंड करें या बाकी जहाँ पर भी आपके कांटेक्ट हैं उनसे आप करें और मैं बदले में आपको जो है 10% एक्स्ट्रा ऑफ दूंगा या 20% एक्स्ट्रा ऑफ दूंगा या आपको और पैसे दूंगा। इस तरीके के उसको जो है गुड्स या सर्विसेज कुछ ऑफर करते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं फिर? किकबैक्स। अब क्योंकि उस एमआर की जो है दवाइयों की क्वालिटी अच्छी थी इसलिए हमने उसको रेफ़र नहीं किया, क्योंकि उसने हमें कुछ एक्स्ट्रा गुड्स, सर्विसेज या मनी ऑफर करा है इसलिए हम उसके बिजनेस को रेफ़र कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको किकबैक्स कहेंगे। Next question, question number 35. Who among the following is used to denote the principle of the greatest happiness of the greatest numbers? So ये बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटेरिज्म। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. विच थ्योरिस्ट, कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि pragmatism of dispute moves as one of the element influencing criminalization rate? कि जो pragmatism है डिस्प्यूट का, pragmatism जो है डिस्प्यूट मूव्स का, वो क्रिमिनलाइजेशन रेट को इन्फ्लुएंस करता है। सो pragmatism का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल आउटकम्स के बेसिस पर जो है डिसीजन लिए जाते हैं, दैट इज pragmatism एंड नॉट जस्ट बाय रूल्स, तो वो क्रिमिनलाइजेशन रेट को चेंज कर सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक किसी पर्सन ने क्राइम किया है ना, अब क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, अब उस क्राइम की सज़ा जो है वो कैपिटल पनिशमेंट है मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसके कंडीशंस को देखते हुए उसकी सज़ा को थोड़ा सा लीनियंट कर दिया गया। तो यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली रूल से नहीं चले हैं, यहाँ पर हमने क्या करा है, कंडीशन को प्रैक्टिकली सोच कर कि अगर ये जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसको हमने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट सज़ा दे दी, उसको हमने जो है चेंज होने का मौका ही नहीं दिया, तो ये हम गलत करेंगे। तो हमने क्या प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचा एंड देन हमने अप्लाई किया। सो ये जो है फिर उसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन रेट जो है इन्फ्लुएंस होता है। सो ऑप्शंस करेक्ट कौन से हैं? एल्बर्ट कोहेन, ऑस्टिन टर्क, गैब्रियल टार्डे या फिर जॉन ब्रेथवेट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज ऑस्टिन टर्क। Next question, which theorist seek to explain criminality through an analysis of measurements of factual information about the world? तो इनमें से कौन से theorist होते हैं जो कि सोशल वर्ल्ड के जितने भी फिनोमिना होते हैं उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? क्लासिकल थ्योरिस्ट, इंटरप्रिविलिस्ट, पॉजिटिविस्ट या क्रिटिकल थ्योरिस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट होते कौन है? वो क्राइम को पढ़ते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जर्वेबल मेजरेबल डेटा के थ्रू। तो उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिविस्ट थ्योरीज है वो मानते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर को हम अगर समझना चाहें तो फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पर हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 फॉर क्लासिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट। जो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं क्राइम को कैसे सॉल्व करते हैं? द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर,
harsh punishment and control. Also option number B क्या है, an effective and efficient use of a just and fair process culminating in punishing the offender only as much as is necessary to pay for the crime by committed. या फिर ऑफेंडर को सिर्फ उतना ही हमको पनिश करना है जितना ज़रूरी है, जैसे क्राइम करने के बाद उसको जितना फ़ायदा हुआ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम उसको पनिश करते हैं। एंड यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं क्या है फिर भी। ensuring that the intentions of the offender are central to deciding whether to convict and how much punishment to use. हम यह करते हैं कि ऑफेंडर के इंटेंशंस को इंश्योर करते हुए ये सोचते हैं कि भाई कितना पनिशमेंट देना है, उसको कन्विक्ट करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। तो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी में हमने इन चीज़ों को नहीं कंसिडर किया था। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइनअप प्रोसीजर इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द सस्पेक्ट अलोंगसाइड द इंडिविजुअल, कि वो कौन सा लाइनअप प्रोसीजर होता है जिसमें जो सस्पेक्ट होता है उसको सेम टाइम पर दिखाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस लाइनअप। इसमें क्या होता है कि जितने भी सस्पेक्ट होते हैं, मान लेते हैं 5 हमारे सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, और किसी विटनेस ने देखा है कि भाई जो क्राइम सीन पर इनमें से कोई तो था, तो इन 5 को एक साथ ही खड़ा कर देते हैं और फिर जो विटनेस होता है उसको बोलते हैं आप आइडेंटिफाई करो, दैट इज साइमल्टेनियस लाइनअप। इसके अलावा सिक्वेंशियल लाइनअप क्या होता है कि पहले इस पर्सन को भेजेंगे, फिर विटनेस को बोलेंगे ये था पर्सन, तो फिर विटनेस अगर उसे पहचान पाता है तो कहता है कि हाँ, और अगर नहीं पहचान पाता है तो फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। मतलब एक बार में एक ही सस्पेक्ट को दिखाया जाएगा। ये साइमल्टेनियस की तरह एक साथ ही सबको नहीं दिखाया जाता, इसमें एक एक करके दिखाया जाता है। एंड देन फोटो एरे के अंदर शो अप में क्या होता है, सिर्फ एक ही सस्पेक्ट को दिखाया जाता है। ठीक है, ये इतने सारे सस्पेक्ट नहीं दिखाए जाते, इनमें से जैसे 5 इसमें दिखाए ना, उसमें सिर्फ एक ही दिखाया जाता है और बोलता है कि ये पर्सन था या नहीं था, वो बताओ। देन फोटो एरे के अंदर तो नाम से ही पता चल रहा है कि लाइव सस्पेक्ट नहीं दिखा के यहाँ पर फोटोज दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनकॉन्शियस ट्रांसफरेंस। अनकॉन्शियस ट्रांसफरेंस क्या होता है, ऑप्शंस क्या है, इंटेंशनली कंफ्यूजिंग वन पर्सन विद अदर। एक मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं इंटेंशनली कि ये पर्सन शायद वही पर्सन था, या फिर डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी, जानबूझकर जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं आई विटनेस टेस्टिमनी को, या फिर मिस्टेकनली आइडेंटिफाइंग समवन फ्रॉम अ प्रीवियस एनकाउंटर ऑन द परपिट्रेटर ऑफ अ रिसेंट क्राइम। ठीक है, या फिर आपने पहले कभी उसको नोटिस किया होगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ कर रही थी, और आपने गलती से, ये मिस्टेकनली वर्ड इसलिए यूज़ किया कि गलती से आपने सोचा कि अभी जिस क्राइम के लिए बात चल रही है आपने उसमें देखा था क्या इस पर्सन को, है ना। तो मिस्टेकनली अगर कन्फ्रंट कर लेते हैं तो उसको अनकॉन्शियस ट्रांसफरेंस कहते हैं। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट टर्म डिस्क्राइब वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस आई विटनेस memory and are not under the control of the criminal justice system। ऐसे कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो आई विटनेस की मेमोरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंट्रोल में फैक्टर्स नहीं होते हैं। ऑप्शंस क्या आपके पास, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल्स, एस्टिमेटर वेरिएबल्स, या फिर प्रिडिक्टर वेरिएबल्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्टिमेटर वेरिएबल्स। तो एस्टिमेटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सारे चीज़ें जो विटनेस के मेमोरी को इफेक्ट कर सकते हैं और पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, विटनेस ने जहाँ पर भी सस्पेक्ट को देखा उस जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो वो जो है उस पर्सन को नहीं देख पाया सही से। ठीक है, अब यहाँ पर पुलिस के कंट्रोल में तो नहीं है ये सारी चीज़ें, तो लेकिन आई विटनेस के मेमोरी को इन्फ्लुएंस तो कर दिया ना, क्योंकि अंधेरा था वो नहीं देख पाया। तो ये इस तरीके के वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, एस्टिमेटर वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एस्टिमेटर वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। तो अभी हमने एस्टिमेटर वैल्यू पढ़ लिया कि क्या होता है वेरिएबल, एस्टिमेटर वेरिएबल क्या होता है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एस्टिमेटर वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज स्ट्रेस लेवल एक्सपीरियंस बाय द विटनेस, कि विटनेस द्वारा अगर कोई स्ट्रेस लेवल एक्सपीरियंस किया जाता है तो वो एस्टिमेटर वेरिएबल
होगा या नहीं होगा? ये एस्टिमेटेड वेरिएबल होगा, क्योंकि इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई पर्सन है, कोई विटनेस है, उसने अपने आंखों के सामने किसी क्राइम को होते हुए देखा है, तो उसका स्ट्रेस लेवल जो है अपने आप बढ़ जाएगा। पुलिस कांट कंट्रोल दिस वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो एस्टिमेटेड वेरिएबल है, बट हमें क्वेश्चन में नहीं बताना है कि जो है एस्टिमेटेड वैल्यू जो नहीं है, एस्टिमेटेड वेरिएबल जो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? फीडबैक फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर एडमायरिंग अ लाइनअप। इन्वेस्टिगेटर से फीडबैक ले रहे हैं जो कि लाइनअप करवा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम फीडबैक ले रहे हैं, तो फीडबैक कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो पुलिस करती है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस्टम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द विटनेस एंड द क्राइम सीन। ये इफेक्ट करती है ना, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू हो गया। देन अमाउंट ऑफ अटेंशन एन आई विटनेस पेड टू द परपिट्रेटर। आई विटनेस ने कितना अटेंशन दिया इस चीज़ को कि परपिट्रेटर कौन है, ये भी आई विटनेस पर ही डिपेंड करता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये भी एस्टिमेटेड वेरिएबल हो गया। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच टाइप ऑफ फॉल्स कन्फेशन occurs when a suspect admits to a crime to avoid further discomfort even though they know they are innocent। ये किस तरीके का फॉल्स कन्फेशन के अंदर आएगा? जहाँ पर सस्पेक्ट जो है ये मान लेता है कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, ताकि उसको फर्दर जो है जिस तरीके का भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो ना हो, है ना। इस तरीके के डिस्कम्फर्ट को कहते हैं कोएज्ड कंप्लायंट फॉल्स कन्फेशन, जहाँ पर ज़बरदस्ती जो है उसको फॉल्स कन्फेशन करवाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसको लगता है कि भाई मैं फॉल्स कन्फेशन ही कर देता हूँ, तो दैट इज coerced complaint। Next, who is the author of On the Witness Stand, which is considered one of the first professional books on forensic psychology। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ह्यूगो मंस्टरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, Geographic profiling focuses on which of the aspect of crime analysis। Geographical profiling में crime analysis का कौन सा एस्पेक्ट हम फोकस करते हैं? एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस क्या है आपके पास? आइडेंटिफाइंग क्राइम पैटर्न ओवर टाइम, क्राइम पैटर्न देखते हैं, डिस्क्राइबिंग द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफेंडर, या फिर एनालाइजिंग द स्पेशल मूवमेंट्स ऑफ अ सिंगल सीरियल ऑफेंडर, या फिर मैपिंग एंड हॉटस्पॉट्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? हु डेवलप्ड द क्रिमिनल जियोग्राफिक टारगेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, किम रोसमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज कॉमनली नोन एज तंदूर मर्डर केस। इनमें से कौन सा जो केस है वो कॉमनली तंदूर मर्डर केस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? स्टेट वर्सेस सुशील शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पनिशमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सा वैलिड पनिशमेंट नहीं है इंडिया का? ऑप्शंस क्या है? फाइन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ या डेथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन एंड इंक्लूड्स। एविडेंस किसको काउंट किया जाएगा? ऑक्यूलर एविडेंस, मतलब जिसको आंखों देखा जो चीज़ें हैं वो, या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हमको जो भी एविडेंस मिलते हैं वो, या ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज बोथ, या ऑक्यूलर एविडेंस बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स ओनली। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों को ही एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इन केस ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, जब भी कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो इनमें से कौन सी चीज़ जो वो फॉल्स है? बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड। तो आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल मिलती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिलता है, बट वो जो बेल होती है वो मजिस्ट्रेट देता है, पुलिस पर्सनल नहीं देता है। बेल जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों दे सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस सिर्फ मजिस्ट्रेट ही बेल दे सकता है। तो बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हमें बताना है कि फॉल्स कौन सा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से फॉल्स हो गया ना हमारा, क्योंकि बेल तो मिलती ही है नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC
स्टेट विच ऑफेंस इज बेलेबल एंड विच इज नॉट, ये क्या कहता है कि सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल बताता है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, तो ये तो ट्रू हो गया। उसके बाद जनरली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर हीनियस इन नेचर, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हीनियस नेचर के होते हैं, ये भी ट्रू बात है। देन बेल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, बेल जो है कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, ये भी सही बात है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, एंड आपने भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, एंड आपने लेवल देखा होगा एग्जाम का कि कैसा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम। सो आप जो है मेरे अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जाकर इसको पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।